तो दोस्तों एक और नई हॉरर प्रेडी मूवी एक तो स्प्रेडी मूवी हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, स्कैरी मूवी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी टाइटल आपको सुना हुआ लग रहा है। जैसे इससे पहले हमें 5 स्कैरी मूवी देखने को मिल चुकी है, तो ये हमें उनसे रिलेटेड और इसके अंदर जो कैरेक्टर हैं वो सारे फनी वे के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक तरह की हॉरर मूवी हमें देखने को मिल रही है और ये बहुत जल्द हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर साल पर सेट कर दे। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। स्केरी मूवी, जिसे बोलचाल में स्केरी मूवी 6 के नाम से जाना जाता है, माइकल टिड्स द्वारा निर्देशित और मार्लन वेयंस, शॉन वेयंस, कीनन आइवरी वेयंस, क्रेग वेयंस और रिक ओल्वारेज द्वारा लिखित एक आगामी अमेरिकी हॉरर पैरोडी फिल्म है। यह स्केरी मूवी फिल्म श्रृंखला की छठी कड़ी है, जो स्केरी मूवी 5 2013 के बाद आई है और पहली 2 फिल्मों की आध्यात्मिक अगली कड़ी है। 3 इसमें मार्लन, शॉन और अन्य कलाकार शामिल हैं, जिनमें अन्ना फारिस, रेजिना हॉल, चेरी ओटेरी, क्रिस इलियट, डेव शेरिडन, लोचलिन मुनरो, जॉन अब्राहम्स और एंथनी एंडरसन शामिल हैं। कहानी सिंडी कैंपबेल और उसके दोस्तों रे विल्किंस और भाई बहन शॉर्टी और ब्रेंडा मीक्स के इर्द गिर्द घूमती है, जो तब फिर से मिलते हैं जब पहली फिल्म का वही नकाबपोश हत्यारा फिर से सामने आता है। 2024 में छठी स्कैरी मूवी फिल्म की घोषणा की गई और बाद में उसी वर्ष यह खुलासा हुआ कि मूल निर्माताओं के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण स्कैरी मूवी 2001 की रिलीज के बाद फ्रेंचाइजी से अलग होने के बाद पहली बार वेयंस परिवार इसमें शामिल होगा। स्कैरी मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 5 जून 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाना निर्धारित है। आधार दोस्तों का एक समूह तब फिर से मिलता है जब 26 साल पहले उनका सामना करने वाला नकाबपोश हत्यारा लौट आता है। 4 ढालना यह भी देखें। स्कैरी मूवी फिल्म श्रृंखला के पात्रों की सूची: मार्लन वेयंस शॉर्टी मीक्स के रूप में, शॉन वेयंस रे विल्किंस के रूप में, एना फारिस ने सिंडी कैंपबेल का किरदार निभाया, रेजिना हॉल ब्रेंडा मीक्स के रूप में डेमन वेयंस जूनियर, ग्रेग वेयंस गिम वेयंस बेनी जिल के कैमरन स्कॉट रॉबर्ट्स जैक के रूप में। 5 चेरी ओटेरी गेल हेलस्टॉर्म के रूप में क्रिस इलियट ने हैंसन की भूमिका निभाई। डेव शेरिडन डूफी गिलमोर के रूप में, हेडी गार्डनर ग्रेग फिलिप के रूप में, लोचलिन मुनरो ओलिविया, रोज कीगन सारा के रूप में, 5 रूबी स्नोबर मंगलवार के रूप में, सवाना ली नासिफ, 5 सिडनी पार्क केनन थॉम्सन माइकल जैक्सन के रूप में, 6 इसके अलावा जॉन अब्राहम्स ने पहली फिल्म से सिंडी के पूर्व प्रेमी बॉबी प्रिंज के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है, जबकि एंथनी एंडरसन, जो स्कैरी मूवी 3 2003 और स्कैरी मूवी 4 2006 में दिखाई दिए थे, और फेलिसा रोज को भी फिल्म में कास्ट किया गया है। उत्पादन विकास इस फिल्म के साथ ही भाई मार्लन बाएं और शॉन वेयंस दाइन ने स्कैरी मूवी 2001 के बाद निर्माता, सह लेखक और इस फ्रेंचाइजी के स्टार के रूप में वापसी की। अप्रैल 2024 में सिनेमाकॉन में मिरामैक्स ने घोषणा की कि एक नई स्कैरी मूवी फिल्म बन रही है। स्टूडियो इस परियोजना को पूरी तरह से वित्त पोषित कर रहा है और नील एच. मॉरिट्स निर्माता के रूप में जुड़े हुए हैं। 7 अक्टूबर 2024 में यह खुलासा हुआ कि वेयंस बंधुओं मार्लन, शॉन और कीनन आइवरी पटकथा लेखक और निर्माता के रूप में वापसी करेंगे, जो 17 वर्षों में उनका पहला सहयोग होगा। उन्होंने स्कैरी मूवी 2000 और स्कैरी मूवी 2001 की सह-पटागथा लिखी थी। दोनों फिल्मों का निर्देशन कीनन आइवरी ने किया था और मार्लन और शॉन ने क्रमशः शॉर्टी मीक्स और रे विल्किंस की भूमिका निभाई थी। रिक ओल्वारेज और माइकल टिड्स को क्रमशः सह-लेखन और निर्देशन के लिए नियुक्त किया गया था, जिन्होंने मार्लन के साथ अन्य फिल्मों में काम किया था। 8 9 इसका निर्माण मार्लन वेयंस और अल्वारेज के अगली बेबी प्रोडक्शंस लेबल द्वारा किया गया था। 10 मार्लन ने फिल्म को रीब्यूटक्वल बताया और भाइयों की फ्रेंचाइजी में वापसी के लिए 2 कारकों का हवाला दिया: निर्माता बॉब और हार्वे वेनस्टीन का पतन
और 2023 में उनकी मृत्यु से पहले उनके पिता हॉवेल स्टाउटन वेन्स द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के शब्द। 5. मिरामैक्स के सीईओ नामित होने के तुरंत बाद जोनाथन ग्लिकमैन ने मार्लन और उनके भाई बहनों से संपर्क किया। 11. पैरोडी सितंबर 2025 में मार्लन ने टिप्पणी की कि गेट आउट 2017, नोप 2022, लॉन्गलेग्स 2024, हेरेटिक 2024 और सिनर्स 2025 जैसी हालिया हॉरर फिल्मों के साथ साथ स्क्रीम 1996 से वर्तमान और आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर 1997 से वर्तमान फ्रेंचाइजी का भी पैरोडी किया जा सकता है, जिनका मुख्य रूप से मूल फिल्म के कथानक के लिए उपयोग किया गया था। सब 12. यह फिल्म स्लेशर फिल्म टेरिफायर 3 2024 का भी पैरोडी करती है और इसमें फेलिसा रोज और माइकल लेवी की भूमिकाएं हैं। वह दृश्य जिसमें 8 क्लाउन बच्चों से भरे एक मॉल को उड़ा देता है को शुरू में हटा दिया गया था, लेकिन बाद में एक संक्षिप्त संपादन में फिर से शामिल कर लिया गया। 13. गेट आउट, लॉन्गलेग्स, सिनर्स, स्क्रीम 2022 और स्क्रीम 6 2023 की पुष्टि मार्च 2026 में फिल्म के ट्रेलर की रिलीज के साथ हुई। साथ ही हैलोवीन 2018, स्माइल 2022, M3 गैन 2022, द सब्सटेंस 2024 और वेपन्स 2025 के साथ फ्राइडे द 13वीं फ्रेंचाइजी के जेसन वोरहीस, द टेक्सास चेनसो नरसंहार फ्रेंचाइजी के लेदरफेस, माँ 2019 से सू एंड माँ एलिंगटन, वेडनेसडे 2022 से वर्तमान से वेडनेसडे एडम्स और हार्ट आइज 2025 से हार्ट आइज किलर के संदर्भ भी शामिल हैं। 14. 15. यह फिल्म 2026 की फिल्म माइकल की पैरोडी भी करती है, जिसमें केनन थॉम्पसन माइकल जैक्सन की भूमिका निभा रहे हैं। यह किरदार पहले स्कैरी मूवी 3 और स्कैरी मूवी 4 में दिखाई दिया था, जहां इसे एडवर्ड मॉस ने निभाया था। 6. ढलाई, वेयंस बंधुओं के अलावा अन्ना फारिस और रेजना हॉल क्रमशः सिंडी कैंपबेल और ब्रेंडा मीक्स के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराती हैं। एना फारिस और रेजना हॉल, जिन्होंने पहले 4 भागों में सिंडी कैंपबेल और ब्रेंडा मीक्स की भूमिका निभाई थी, दोनों ने अपनी भूमिकाओं को दोहराने में रुचि व्यक्त की। 16. 17 अगस्त 2025 में फारिस और हॉल की फिल्म में वापसी की पुष्टि हुई। 9 सितंबर 2025 में यह खुलासा हुआ कि मार्लन शॉर्टी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे। 18 नवंबर 2025 में कई कलाकारों के फिल्म में शामिल होने की घोषणा की गई, जिनमें शॉन के साथ साथ वापसी करने वाले अभिनेता जॉन अब्राहम्स, लोचलिन मुनरो, चेरी ओटेरी, डेव शेरिडन और क्रिस इलियट शामिल थे, जबकि डेमन वेयंस जूनियर, किम वेयंस, क्रेग वेयंस, हेडी गार्डनर, ओलिविया रोज कीगन, सवाना ली नासिफ, कैमरून स्कॉट रॉबर्ट्स, सिडनी पार्क, ग्रेग वेयंस, रूबी स्नोबर और बेनी जिल्के फिल्म श्रृंखला में नए कलाकार के रूप में शामिल हुए। 19 फरवरी 2026 में एंथनी एंडरसन, जिन्होंने स्कैरी मूवी 3 2003 और स्कैरी मूवी 4 2006 में महालिक फाइफर की भूमिका निभाई थी, ने फिल्म में अपनी वापसी की पुष्टि की। 20 स्क्रीम 7 2026 के प्री प्रोडक्शन से बाहर निकलने के बाद मेलिसा बैरेरा ने अप्रैल 2024 में फिल्म में अभिनय करने में रुचि व्यक्त की। 21 मार्लन ने खुलासा किया कि शैनन एलिजाबेथ, जिन्होंने पहली फिल्म में बफी गिलमोर की भूमिका निभाई थी, की अनुपस्थिति बड़ी संख्या में वापसी करने वाले पात्रों के कारण थी और उन्होंने भविष्य की किसी फिल्म में एलिजाबेथ को शामिल करने का समर्थन किया। 22 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 1 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई और 24 नवंबर को समाप्त हुई। 23-24 की मास में फिल्मांकन अटलांटा में टाइलर पेरी स्टूडियो में हुआ। 25 हाल ही में आई फिल्मों सिनर्स, वेपन्स और माइकल की पैरोडी को शामिल करने के लिए अप्रैल 2026 में अतिरिक्त फिल्मांकन किया गया। 26 डाक उत्पादन जोनाथन श्वार्ट्ज ने फिल्म का संपादन किया। 27 और हैम मजार ने संगीत तैयार किया। 28 मुक्त करना स्कैरी मूवी को अमेरिका में 5 जून 2026 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा
मिरामैक्स के साथ अपने फर्स्ट लुक डील के तहत रिलीज किया जाना निर्धारित है। 9. 29 वाल फिल्म मूल रूप से 12 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मार्लन द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए टीजर ट्रेलर की सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण इसे मार्च 2026 में एक सप्ताह पहले रिलीज कर दिया गया। 30 बॉक्स ऑफिस संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्कैरी मूवी को मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स और पावर बैलाड के साथ रिलीज किया जाएगा और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 3,400 सिनेमा घरों से 45 से 50 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान है। माइकल टिड्डस एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं जो ए हॉन्टेड हाउस 2 और स्कैरी मूवी के निर्देशन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। आजीविका 2013 में टिड्डस ने मार्लन वेयंस और रिक ओल्वारेज की पटकथा पर आधारित हॉरर कॉमेडी फिल्म ए हॉन्टेड हाउस के साथ फीचर फिल्म निर्देशन में पदार्पण किया। यह फिल्म 11 जनवरी 2013 को ओपन रोड फिल्म्स द्वारा घरेलू स्तर पर रिलीज हुई और मात्र 2.5 मिलियन डॉलर के बजट के साथ 60 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की। 2014 में टिड्डस ने अपनी पहली फिल्म ए हॉन्टेड हाउस 2 का सीक्वल निर्देशित किया, जो वेयंस और अल्वारेज की पटकथा पर आधारित थी। 3. यह फिल्म 18 अप्रैल 2014 को ओपन रोड द्वारा घरेलू स्तर पर रिलीज की गई थी, जिसने मात्र 4 मिलियन डॉलर के बजट के साथ 24 मिलियन डॉलर की कमाई की। 4. टिड्डस ने एक और व्यंग्य फिल्म 50 शेड्स ऑफ ब्लैक का निर्देशन किया, जिसकी पटकथा भी वेयंस और ओल्वारेज ने ही लिखी थी। यह फिल्म 29 जनवरी 2016 को ओपन रोड द्वारा रिलीज की गई थी। 5. 2024 के अंत में टिड्डस को वेयंस अभिनीत फिल्म स्केरी मूवी के निर्देशन के लिए चुना गया। यह फिल्म स्केरी मूवी फ्रेंचाइजी की रीमेक होगी और 2001 में आई स्केरी मूवी 2 के बाद वेयंस परिवार की भागीदारी वाली श्रृंखला की पहली फिल्म है। फिल्म 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। भविष्य की परियोजनाएं: जुलाई 2014 में टिड्डस को इवान और शिया मिर्जाई की 2013 की ब्लैकलिस्ट स्क्रिप्ट पर आधारित एक एक्शन कॉमेडी फिल्म डियाब्लो रन के निर्देशन के लिए नियुक्त किया गया था, जिसे मार्क कैंटन अपने एटमॉस्फियर एंटरटेनमेंट के माध्यम से डेविड हॉपवुड और मैथ्यू आइंस्टीन के साथ मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। 6. बाद में नवंबर 2014 में वोल्टेज पिक्चर्स फिल्म को फाइनेंस करने के लिए आगे आई, जबकि वोल्टेज के क्रेग फ्लोरेस फिल्म को प्रोड्यूस भी करेंगे। 7. फिल्मोग्राफी: मार्लन लैमंट वेयंस aus 1 WEI NZ वेयंस, जन्म 23 जुलाई 1972, एक अमेरिकी अभिनेता, हास्य कलाकार, लेखक और निर्माता हैं। वे अपने भाई शॉन वेयंस के साथ द WB सिटकॉम वेयंस ब्रदर्स 1995 से 1999 और कॉमेडी फिल्मों डोंट बी ए मेनेस 1996, स्कैरी मूवी 2000, स्कैरी मूवी 2 2001, व्हाइट चिक्स 2004, लिटिल मैन 2006 और डांस फ्लिक 2009 में अपने काम के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। एना के फारिस: 1 ए एना डे ए फेराइस HND इज 2 जन्म 29 नवंबर 1976। 3 एक अमेरिकी अभिनेत्री और हास्य कलाकार हैं। उन्होंने अपनी हास्य भूमिकाओं, विशेष रूप से स्कैरी मूवी फिल्मों 2000 से वर्तमान में सिंडी कैंपबेल की मुख्य भूमिका के लिए प्रसिद्ध प्राप्त की। एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की है। 4 फारिस की फिल्मों में मे द हॉट चिक दोनों 2002, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन 2003, ब्रोकबैक माउंटेन जस्ट फ्रेंड्स दोनों 2005, माई सुपर एक्स गर्लफ्रेंड 2006, स्माइली फेस 2007, द हाउस बनी 2008, व्हाट्स योर नंबर 2011, द डिक्टेटर 2012 और ओवरबोर्ड 2018 शामिल हैं। उन्होंने क्लाउडी विद ए चांस ऑफ मीटबॉल्स 2009 से 2013 और एल्विन एंड चिपमंक्स 2009 से 2015 जैसी फिल्म फ्रेंचाइजी में वॉइस ओवर भी किया है। टेलीविजन पर फारिस ने NBC सिटकॉम फ्रेंड्स 2004,
के 10वें और अंतिम सीजन में एरिका की आवर्ती भूमिका निभाई और सीबीएस सिटकॉम मॉम 2013 से 2020 में क्रिस्टी प्लंकेट के साथ सह मुख्य भूमिका निभाई। अभिनय के अलावा उन्होंने सलाह पॉडकास्ट अनक्वालिफाइड 2015 से 2023 का निर्माण और संचालन किया। उन्होंने 2017 में इसी नाम से एक संस्मरण लिखा जो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर बन गया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। फॉरिस का जन्म 29 नवंबर 1976 को बाल्टीमोर, मैरीलैंड में हुआ था। वे समाजशास्त्र के प्रोफेसर जैक और विशेष शिक्षा शिक्षिका करेन फॉरिस की दूसरी संतान थीं। 5. उनके माता पिता दोनों सेटल वॉशिंगटन के मूल निवासी थे और बाल्टीमोर में रह रहे थे क्योंकि उनके पिता ने टॉसन विश्वविद्यालय में प्रोफेसरशिप स्वीकार कर ली थी। 6. जब फॉरेस्ट 6 साल की थीं, तो परिवार एडमंड्स वॉशिंगटन चला गया। 7. उनके पिता वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में आंतरिक संचार के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। 5. और बाद में वॉशिंगटन बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख बने। 5. 8. जबकि उनकी मां एडमंड्स के सीव्यू एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाती थीं। 7. फारिस का एक बड़ा भाई रॉबर्ट है जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस में समाजशास्त्री और प्रोफेसर भी हैं। 8. 9. 10. साक्षात्कारों में उन्होंने अपने माता पिता को अति उदार 11 बताया है और कहा है कि उनका और उनके भाई का पालन पोषण एक नास्तिक 12 लेकिन बहुत रूढ़िवादी पारंपरिक वातावरण में हुआ था। 5-6 साल की उम्र में उनके माता पिता ने उन्हें बच्चों के लिए एक सामुदायिक नाटक कक्षा में दाखिला दिलाया क्योंकि वे आमतौर पर उन्हें अभिनय के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्हें नाटक देखना अच्छा लगता था और अंततः उन्होंने अपने पड़ोस के दोस्तों के साथ अपने कमरे में अपनी खुद की सामग्री तैयार की। उन्होंने साक्षात्कारों में कहा है कि वह अक्सर अपने ऑर्थोडोंटल रिटेनर को उनसे बात करते हुए कल्पना करती थीं और उन्होंने खुद को टॉक शो में अपने बात करने वाले रिटेनर के बारे में बात करते हुए देखा था। 5, 13, 14 फारिस ने एडमंड्स वुडवे हाई स्कूल में पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने सेटल की एक रिपर्टरी कंपनी के साथ मंच पर अभिनय किया और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित रेडियो नाटकों में भी काम किया। उन्होंने एक बार खुद को ड्रामा क्लब की एक अजीब लड़की बताया था और कहा था कि वह स्कूल में क्रिसमस ट्री स्कर्ट पहना करती थीं। उन्होंने 1994 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5. उन्होंने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1999 में अंग्रेजी साहित्य में डिग्री हासिल की। 7. अभिनय के प्रति अपने प्रेम के बावजूद उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी सच में नहीं सोचा था कि वह एक फिल्म स्टार बनना चाहती हैं और कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए अभिनय करना जारी रखा, इस उम्मीद में कि एक दिन वह एक उपन्यास प्रकाशित करेंगी। 5. 15 कॉलेज से स्नातक होने के बाद वह लंदन जाने वाली थीं, जहां उन्हें एक विज्ञापन एजेंसी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई थी। हालांकि अभिनय करने का फैसला करने के बाद वह आखिरी समय में लॉस एंजल्स में रहने लगीं। इसके तुरंत बाद उन्हें स्कैरी मूवी में मुख्य भूमिका मिल गई। 15-22 वर्ष की आयु में वह हैनकॉक पार्क में द रेवेंसवुड में एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहती थी। 15 आजीविका प्रारंभिक अभिनय करियर 1986 से 1999 अपने माता पिता द्वारा बचपन में अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर 16 फारिस ने 9 वर्ष की आयु में आर्थर मिलर के नाटक डेंजर मेमोरी के 3 महीने के प्रदर्शन में सिएटल रेपर्टरी थिएटर में अपना पहला पेशेवर प्रदर्शन दिया। उन्हें इस भूमिका के लिए $250 मिले, जो उस समय उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने याद करते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मालामाल हो गई हूं। 17 इसके बाद उन्होंने इसाक्वा, वॉशिंगटन के विलेज थिएटर में टू किल अ मॉकिंगबर्ड के एक प्रोडक्शन में स्काउट, हाइडी में मुख्य किरदार और अवरटाउन में रेबेका की भूमिका निभाई। उस दौरान उनके थिएटर क्रेडिट में रैन, सम फिश, नो एलिफेंट्स और लाइफ अंडर वाटर के प्रोडक्शन शामिल थे।
18 हाई स्कूल में पढ़ते समय फारिस एक फ्रोजन योगर्ट ब्रांड के टेलीविजन विज्ञापन और रेड रॉबिन के प्रशिक्षण वीडियो में दिखाई दी। बाद वाले के बारे में उन्होंने मई 2012 में कहा, मैं एक आदर्श होस्टेस की भूमिका निभाती हूं और मुझे लगता है कि वे अभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। 1996 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में कॉलेज के दौरान फारिस ने एमएसएन प्रीव्यू 20 में अभिनय किया, जो सिएटल के पैरामाउंट थिएटर में फिल्माया गया। माइक्रोसॉफ्ट की एमएसएन 2.0 ऑनलाइन सेवा के लिए एक इंटरैक्टिव सीडी रोम प्रचार वीडियो था। 21 जिसमें वह चैनल 5 की प्रस्तुतकर्ता थीं, जो युवा वयस्कों के लिए एक हिप और एडजी वेबसाइट थी। 22 फॉरेस्ट ने टेलीविजन फिल्म डिसेप्शन, ए मदर्स सीक्रेट और स्वतंत्र ड्रामा ईडन में संक्षिप्त भूमिकाएं निभाईं, जिनमें से बाद वाली फिल्म 1996 के सनडांस फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई थी। कॉलेज के तुरंत बाद उन्हें अपनी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका स्वतंत्र स्लेशर फिल्म लवर्स लेन 1999 में मिली, जिसमें उन्होंने एक बदकिस्मत चीयरलीडर की भूमिका निभाई। 23 एक बी मूवी होने के कारण इसे सीधे डीवीडी पर रिलीज किया गया। समीक्षकों की प्रतिक्रिया मिलीजुली रही, 24 और 25, लेकिन फॉरेस्ट को लेखकों द्वारा उनकी पहली अभिनय समीक्षाएं मिली। ई फिल्म critic.com के ग्रेग मस्केविट्ज़ ने उन्हें फिल्म का एकमात्र आकर्षण पाया। 26 स्कैरी मूवी से मिली सफलता 2000 से 2006 फारिस को 2000 में तब प्रसिद्धि मिली जब उन्होंने हॉरर कॉमेडी पैरोडी फिल्म स्केरी मूवी में अभिनय किया। 27 उन्होंने सिंडी कैंपबेल का किरदार निभाया, जो स्लेशर थ्रिलर स्क्रीम में सिडनी प्रेस्कॉट नेव कैंपबेल के किरदार पर आधारित था। यह उनकी पहली मुख्य भूमिका थी, क्योंकि इससे पहले वे केवल थिएटर नाटकों और कम बजट की फिल्मों में छोटी और सहायक भूमिकाओं में ही दिखाई दी थी। उन्होंने 2009 में ब्रिटेन के द गार्डियन को बताया कि यह अनुभव उनके लिए एक शानदार प्रशिक्षण शिविर था। उन्होंने समझाया कि मैंने इससे पहले ज्यादा कुछ नहीं किया था। उन फिल्मों में आपको अपने प्रॉप्स, शारीरिक कॉमेडी और हर चीज में बहुत सटीक होना पड़ता है, इसलिए यह एक बेहतरीन प्रशिक्षण का मैदान था। 28 स्कैरी मूवी एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने पहले सप्ताहांत में 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसने दुनिया भर में 278 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। 29 अपने प्रदर्शन के लिए फारिस को 2000 एक एमटीवी मूवी अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू फीमेल परफॉर्मेंस और बेस्ट किस अवार्ड्स के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 4 जुलाई 2001 को रिलीज हुई स्कैरी मूवी 2 में अपनी भूमिका दोहराई। उनकी अगली फिल्म भूमिका स्वतंत्र मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में 2002 में एक अकेली और सदमे से ग्रस्त युवती की समलैंगिक सहकर्मी की थी, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 30 अपनी समीक्षा में द डिजिटल फिक्स ने इसे स्वतंत्र अमेरिकी शैली की फिल्म निर्माण के बेहतरीन उदाहरणों में से एक पाया और कहा कि फारिस ने अपनी भूमिका उत्साह के एक संक्रामक स्तर के साथ निभाई, अक्सर एक विश्वसनीय प्रदर्शन और पूरी तरह से अतिरंजित प्रदर्शन के बीच की सीमा को छूते हुए, लेकिन हमेशा सही पक्ष में रहने में कामयाब रहीं। 31 बाद में 2002 में उन्होंने रॉब श्नाइडर और राहेल मैकएडम्स के साथ कॉमेडी फिल्म द हॉट चिक में अभिनय किया, जो एक किशोरी के बारे में थी जिसका दिमाग जादुई रूप से एक 30 वर्षीय अपराधी के दिमाग से बदल जाता है। यह एक मामूली व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 54 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 32 2003 में सोफिया कोपोला के ड्रामा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन में बिल मरे और स्कारलेट जोहानसन के साथ फारिस को आखिरी समय में कास्ट किया गया, जहां उन्होंने एक चुलबुली बहिर्मुखी अभिनेत्री की भूमिका निभाई। 33 34 उन्हें लगा कि इस फिल्म ने उन्हें अपने काम को लोगों के सामने थोड़ा और पेश करने का मौका दिया है, और उस समय उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा अनुभव बताया। 35 जहां वैरायटी ने टिप्पणी की
कि फारिस ने अपने खोखले फिल्म स्टार किरदार में मनोरंजक भूमिका निभाई है। 36। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने निष्कर्ष निकाला कि अभिनेत्री जो स्कैरी मूवी फिल्मों में मुश्किल से ही नजर आती है और वह उस फिल्म की स्टार हैं, एक जीवंत, प्यारी और चिड़चिड़ी स्टारलेट के रूप में पूरी तरह से जीवंत हो उठती हैं। यह फिल्म उनके करियर को सुरक्षित करेगी। 37। 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट वाली लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ने विश्व स्तर पर 119.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 38। उन्होंने 2003 की स्कैरी मूवी 3 में तीसरी बार सिंडी कैंपबेल की भूमिका निभाई। 39। 2004 में फारिस ने सिटकॉम फ्रेंड्स के आखिरी सीजन में एरिका की आवर्ती भूमिका में पदार्पण किया, जो जुड़वां बच्चों की मां थी, जिन्हें चैंडलर, मैथ्यू पेरी और मोनिका कोर्टनी कॉक्स ने गोद लिया था। 40। और उसी साल गर्मियों में उन्होंने एंग्ली के नाटक ब्रोकबैक माउंटेन 2005 में एक छोटी भूमिका निभाई। चूंकि फिल्म में उनके किरदार का सिर्फ एक दृश्य था, इसलिए उन्होंने कैलगरी में सेट पर केवल 2 दिन बिताए। 33। इस फिल्म के लिए फारिस को अपने सह कलाकारों के साथ मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड नामांकन प्राप्त हुआ। फॉरेस्ट ने 2005 की कॉमेडी फिल्मों वेटिंग और जस्ट फ्रेंड्स में अभिनय किया। दोनों में उनके साथ रियान रेनॉल्ड्स थे। वेटिंग एक स्वतंत्र प्रोडक्शन थी जिसमें रेस्तरां के कर्मचारी अपनी हरकतों से बोरियत और वयस्कता को सामूहिक रूप से टालते हैं। 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने 18.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। 41। लेकिन व्यू लंदन के एक समीक्षक ने टिप्पणी की कि निर्देशक ने एक अच्छी हास्य कलाकार टीम को इकट्ठा किया था, लेकिन महसूस किया कि उन्होंने उन्हें व्यावहारिक रूप से कुछ भी करने को नहीं दिया। रेनॉल्ड्स और फॉरेस्ट जस्ट फ्रेंड्स में एक साथ बहुत मजेदार थे, इसलिए यह अफसोस की बात है कि उनकी प्रतिभा यहां बर्बाद हो गई। 42। जस्ट फ्रेंड्स में फॉरेस्ट ने सामंथा जेम्स की भूमिका निभाई। 43। एक उभरती हुई आत्ममुग्ध पॉप गायिका जो न्यू जर्सी में एक पूर्व मोटे नर्ड सह कलाकार रेनॉल्ड्स द्वारा अभिनीत के साथ आती है, जो अब एक सफल रिकॉर्ड निर्माता है। इसने दुनिया भर में 50.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 44। और फारिस को MTV मूवी अवार्ड और 2 टीन चॉइस अवार्ड्स के लिए नामांकन मिला। 45। फारिस ने स्कैरी मूवी 4 में चौथी बार सिंडी कैंपबेल की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 14 अप्रैल 2006 को हुआ था। 46। 2006 में वह इवान रीटमैन की रोमांटिक कॉमेडी माई सुपर एक्स गर्लफ्रेंड में उमा थुरमन और ल्यूक विल्सन के साथ भी दिखाई दी, जिसमें उन्होंने हन्ना की भूमिका निभाई, जो एक ऐसे व्यक्ति विल्सन की सहकर्मी थी जो एक न्यूरोटिक और आक्रामक सुपर हीरो थुरमन को डेट कर रहा था। हालांकि समीक्षकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली थी। 47। इसने दुनिया भर में 61 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। 48। और फारिस और थुरमन दोनों को सर्वश्रेष्ठ लड़ाई के लिए MTV मूवी अवार्ड नामांकन मिला। 49। हास्य भूमिकाओं का सिलसिला जारी रहा। 2007 से 2012। जनवरी 2007 में फारिस ग्रेग अराकी की स्वतंत्र स्टोनर कॉमेडी फिल्म स्माइली फेस 2007 में फारिस ने जैन एफ की भूमिका निभाई, जो एक ऐसी युवती है जिसके साथ भांग मिले हुए कई कपकेक खाने के बाद कई तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। 50। इसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 51। और लॉस एंजल्स में इसे सीमित सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। 52। समीक्षाएं काफी हद तक सकारात्मक थीं। फिल्म समीक्षकों की वेबसाइट रॉटन टोमेटोज के अनुसार लेखकों ने इस बात पर सहमति जताई कि उनके शानदार अभिनय और ग्रेग अराकी के तीक्ष्ण निर्देशन ने फिल्म को औसत स्टोनर कॉमेडी से कहीं बेहतर बना दिया। 53। इसके लिए उन्हें हाई टाइम्स पत्रिका के स्टोनी अवार्ड्स में स्टोनेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। 54। अधिकांश समीक्षक इस बात से सहमत हैं कि यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। 55। ब्लैक कॉमेडी फिल्म ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट 2009 में
फारिस ने सेठ रोगन के साथ सह अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक अशिष्ट अय्याश कॉस्मेटिक काउंटर कर्मचारी की भूमिका निभाई, जिस पर रोगन का क्रश था। वह इस फिल्म में काम करने के लिए इसलिए आकर्षित हुईं क्योंकि इससे उन्हें भयानक किरदार निभाने का मौका मिला, बजाय उन आम भूमिकाओं के जिनमें दर्शकों या नायक को लुभाना पड़ता है और आकर्षक दिखना पड़ता है। 64 एक दृश्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें रोगन फारिस के नशे में धुत्त किरदार के साथ यौन संबंध बनाते हैं और विभिन्न वकालत समूहों ने इसे डेट रेप बताया। 65, 66, 67, 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट वाली ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट ने 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 68 फारिस ने एनिमेटेड क्लाउडी विद ए चांस ऑफ मीटबॉल्स में एक मौसम इंटर्न और एक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक की प्रेमिका को आवाज दी, साथ ही लाइव एक्शन हाइब्रिड एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्वीकवेल में जेनेट मिलर, चिपेट्स में से एक, को भी आवाज दी। ये दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। या 69, 70 फारिस ने एनिमेटेड लाइव एक्शन फिल्म योगी बेयर में एक प्रकृति वृत्तचित्र फिल्म निर्माता की भूमिका निभाई, जो मुख्य किरदार से दोस्ती करती है। इसे वार्नर ब्रदर्स द्वारा 17 दिसंबर 2010 को रिलीज किया गया था, जिसे ज्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और कई आलोचक इसकी पटकथा से प्रभावित नहीं हुए। 71 द हॉलीवुड रिपोर्टर ने हालांकि अपने फैसले में उन्हें बेहद प्रतिभाशाली पाया, आश्चर्य व्यक्त किया कि आखिर किस बात ने उन्हें यह भूमिका निभाने के लिए राजी किया। 72 हालांकि फिल्म ने दुनिया भर में 201 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। 73 फॉरिस की अगली फिल्म रेट्रो कॉमेडी एंड टेक मी होम टुनाइट थी, जो 1980 के दशक की एक गर्मी की रात में पार्टी कर रहे दोस्तों के एक समूह के बारे में थी। 2007 में फिल्माई गई इस फिल्म को 4 साल बाद 4 मार्च 2011 को व्यापक रूप से सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, लेकिन इसे नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और कमाई भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। 74, 75, 76 हालांकि फॉरिस को चॉइस मूवी एक्ट्रेस कॉमेडी के लिए टीन चॉइस अवार्ड नामांकन मिला। 77, 78 इसके बाद उन्होंने व्हाट्स योर नंबर में मुख्य भूमिका निभाई और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया, जिसमें वह क्रिस इवांस के साथ दिखाई दी। 40 इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अपने पिछले 19 रिश्तों को याद करती है और सोचती है कि क्या उनमें से कोई उसका सच्चा प्यार हो सकता है। इसे आमतौर पर औसत दर्जे की समीक्षाएं मिली, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फॉरिस की कॉमिक टाइमिंग हमेशा की तरह शानदार थी, लेकिन उन्हें लगा कि इस अनुमानित घिसी-पिटी कॉमेडी में यह बेकार चली गई। 79 यह 30 सितंबर 2011 को रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। 80 उन्होंने 16 दिसंबर 2011 को रिलीज हुई एल्विन एंड द चिपमंक्स चिपवरेक्ट में अपनी वॉइस ओवर भूमिका भी दोहराई। उनकी अगली फिल्म भूमिका राजनीतिक व्यंग्य फिल्म द डिक्टेटर 2012 में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की थी, जो एक बचकाने तानाशाह से दोस्ती करती है। इस फिल्म में साशा बैरन कोहेन उनके सह कलाकार थे। 81 फारिस, जो बैरन कोहेन के साथ काम करने के लिए उत्सुक थीं, क्योंकि वह सालों से उनकी प्रशंसक थीं। 82 ने कहा कि फिल्म में 90% अभिनय तात्कालिक था। 82 आलोचकों ने फिल्म की अच्छी समीक्षा की और फारिस की भूमिका को भी वैसी ही सराहना मिली। लॉस एंजल्स टाइम्स ने उन्हें फिल्म की सबसे बेहतरीन कलाकार कहा और कहा कि जब वह अपना मुंह खोलती है तो उनकी कर्कश आवाज, जिसने उन्हें देखने में इतना मजेदार बना दिया है, खासकर स्कैरी मूवी फ्रेंचाइजी में, हावी हो जाती है और संवाद को पूरी तरह बदल देती है। जोई के पर्यावरण विरोधी भाषणों में वह जिस तरह की सच्ची आस्था और शुद्धता लाती है, वह बैरन कोहेन के हास्य को लगभग मात दे देती है। 83 ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने विश्व स्तर पर 179 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 84 और फारिस को नेशनल एसोसिएशन ऑफ थिएटर ऑनर्स में स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। 85 मां और अयोग्य
2013 से 2017, 2013 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में फारिस, 2013 में फारिस ने अपने तत्कालीन पति क्रिस प्रैट के साथ तीसरी बार अभिनय किया। इससे पहले वे टेक मी होम टुनाइट और व्हाट्स योर नंबर में साथ काम कर चुकी थीं। ये फिल्म मूवी 43 का एक हिस्सा थी, जो एक स्वतंत्र एंथोलॉजी ब्लैक कॉमेडी थी जिसमें 14 अलग-अलग कहानियां थीं और प्रत्येक हिस्से का निर्देशक अलग था। 86 फिल्म की आलोचकों ने जमकर आलोचना की। शिकागो सन टाइम्स ने इसे भयानक फिल्मों का सिटीजन केन कहा। 87 88 ब्रिटिश रोमांटिक कॉमेडी आई गिव इट अ ईयर 2013 में फारिस ने एक लेखक राफेस पॉल की पुरानी प्रेमिका की भूमिका निभाई, जिसने जल्दबाजी में शादी कर ली थी। मूवी 43 के तुरंत बाद रिलीज हुई इस फिल्म को मिलीजुली समीक्षाएं मिलीं और यह यूके में व्यावसायिक रूप से सफल रही। 89 90 91 फारिस को सीबीएस सिटकॉम सीरीज मॉम में मुख्य भूमिका मिली, जिसका प्रीमियर 23 सितंबर 2013 को हुआ था। उनका किरदार क्रिस्टी है, जो हाल ही में शराब छोड़ चुकी एक अकेली मां है और नापा वैली में अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करती है। 92 इस भूमिका ने फारिस को, जो तब तक कई टेलीविजन कार्यक्रमों में अतिथि कलाकार के रूप में नजर आ चुकी थीं, टेलीविजन पर पहली पूर्णकालिक भूमिका दी। 93 अपने 8 सीजन के दौरान यह सिटकॉम टेलीविजन पर तीसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कॉमेडी बन गई। 94 95 96 और इसे आमतौर पर अच्छी समीक्षाएं मिली। 97 98 वल्चर ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली हास्य अभिनेत्री कहा और बोस्टन हेरल्ड के आलोचक मार्क ए पेरिगार्ड ने अपने फैसले में लिखा, यह एक गंभीर विषय है, फिर भी फारिस इसे एक वास्तविक मनमोहक अंदाज से संतुलित करती है और सबसे सामान्य संवादों से भी हंसी निकालने में सक्षम है। 99 100 उन्हें एक प्रिज्म अवार्ड और 2 पीपल्स चॉइस अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है। 2020 में फारिस ने 7 सीजन के बाद शो छोड़ दिया। 101 फारिस ने एनिमेटेड साइंस फिक्शन कॉमेडी सीक्वल क्लाउडी विद ए चांस ऑफ मीटाबॉल्स 2 में अपनी आवाज की भूमिका दोहराई, जो मॉम के टेलीविजन पर प्रीमियर होने के 4 दिन बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये भी 102 103 पहली फिल्म की तरह मीटबॉल्स 2 भी व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में 274.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 104 अगले वर्ष उन्होंने एक्शन कॉमेडी 22 जंप स्ट्रीट के क्लोजिंग क्रेडिट सीक्वेंस में एक बिना श्रेय वाली कैमियो भूमिका निभाई, जो 30 जंप स्ट्रीट फ्लाइट एकेडमी नामक एक सेगमेंट में दिखाई दी। 105 106 107 फारिस और मॉम की सहकलाकार एलिसन जैनी ने 41वें पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स की मेजबानी की, जो 7 जनवरी 2015 को आयोजित किए गए थे। 108 नवंबर में उन्होंने अनक्वालिफाइड लॉन्च किया। 109 एक मुक्त रूप सलाह पॉडकास्ट 110 निर्माता सिम सरना के साथ वह शो की मेजबान है, जिसमें मशहूर हस्तियों और सांस्कृतिक हस्तियों के साथ साक्षात्कार होते हैं, जिसके बाद श्रोताओं को व्यक्तिगत फोन कॉल करके रिश्ते और अन्य सलाह मांगी जाती है। 6 सीरियल सुनने के बाद फारिस को पॉडकास्ट बनाने की प्रेरणा मिली और इस विचार के विकास के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मुझे रिश्तों के बारे में बात करना बहुत पसंद है। मैं अपने दोस्तों के साथ बस इसी बारे में बात करना चाहती हूं। और फिर मैंने सोचा, मुझे एक शौक चाहिए। तो मैंने कुछ दोस्तों से पूछना शुरू किया और मैंने एक टेक्निकल प्रोड्यूसर से पूछा कि मुझे अमेजन से कौन सा उपकरण खरीदना चाहिए। और जब मेरे दोस्त घर आते थे तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग करने लगी। और फिर मेरी प्यारी दोस्त सिम के साथ हमने पूरी चीज को अंतिम रूप देना शुरू किया, जिसमें अभी भी बहुत कुछ अंतिम रूप देना बाकी है। ये एक छोटे से शौक के रूप में शुरू हुआ। 111 मई 2021 तक 249 एपिसोड जारी किए जा चुके हैं। 112 2015 में फारिस ने एल्विन एंड द चिपमंक्स फिल्म श्रृंखला की चौथी कड़ी एल्विन एंड द चिपमंक्स द रोड चिप में अपनी वॉइस ओवर भूमिका को दोहराया। 113 114 2016 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म कीनू में
खुद के एक अतिरंजित संस्करण के रूप में एक संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज की। 115 और मोंडो कोजमो के गीत होल्ड ऑन टू मी के संगीत वीडियो में अभिनय किया। 116 उन्होंने 2017 की एनिमेटेड कॉमेडी दिमोजी मूवी में मुख्य पात्रों में से एक जेल ब्रेक को आवाज दी, जिसकी आलोचकों ने सार्वभौमिक रूप से निंदा की। 117 अक्टूबर 2017 में फारिस ने अपनी पहली पुस्तक अनक्वालिफाइड प्रकाशित की। अमेजन के अनुसार यह संस्मरण शरद ऋतु की शीर्ष 20 ब्लॉकबस्टर पुस्तकों में से एक बन गया। 118 और इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुस्तक को मजाकिया तौर पर आत्मनिंदा करने वाली, सहज रूप से अश्लील और कभी-कभी कच्ची, गंभीर और स्पष्ट, बिल्कुल सुश्री फारिस की तरह पाया। 119, 120 और द रिंगर ने टिप्पणी की, अनक्वालिफाइड न केवल फारिस के प्रेम इतिहास के बारे में, बल्कि आधुनिक पुरुष और महिला हॉलीवुड स्टारडम के बीच व्यापक विसंगतियों के बारे में भी सूक्ष्म, तीक्ष्ण और चौंकाने वाली रूप से खुलासा करने वाली है। 121 फिल्मों में वापसी और हालिया कार्य 2018 से वर्तमान। ओवरबोर्ड 2018, जो 1987 में इसी नाम से बनी फिल्म का रीमेक है, जिसमें गोल्डी हॉर्न और कर्ट रसेल ने अभिनय किया था, में फारिस ने एक अकेली, कामकाजी वर्ग की मां की भूमिका निभाई, जो स्मृति भ्रंश से ग्रस्त एक बिगड़े हुए अमीर प्लेबॉय यूजेनियो डर्बेज को यह विश्वास दिलाती है कि वे शादीशुदा हैं। 122 जबकि इंडीवायर और फिल्म इंक्वायरी जैसे प्रकाशनों ने डर्बेज और फारिस के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा की। 123, 124 अधिकांश आलोचकों ने महसूस किया कि फिल्म ने हमेशा आकर्षक फारिस का खराब उपयोग किया। 125 2011 की फिल्म फाट्स योर नंबर के बाद उनकी पहली मुख्य भूमिका वाली फिल्म। 126 ओवरबोर्ड एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में 91.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। 127 फारिस ने टोनी कोलेट के साथ द स्टेट 2022 में अभिनय किया, जो दो बहनों की कहानी पर आधारित एक ब्लैक कॉमेडी है जो अपनी चाची की मृत्यु से पहले उनका विश्वास जीतने की कोशिश करती है ताकि उनकी संपत्ति विरासत में मिल सके। 128 फिल्म की कहानी की आलोचना हुई, हालांकि दी गार्जियन के पीटर ब्रैडशो और रोजरेबर्ट.com की टॉमरिस लाफली ने कलाकारों की प्रशंसा की। 129, 130 इसके बाद फारिस ने माई स्पाई द इटर्नल सिटी 2024 में सहायक भूमिका निभाई, जो 2020 की माई स्पाई का सीक्वल है, जिसमें डेव बौतिस्ता ने अभिनय किया था। 131 इसकी भी इसी तरह आलोचना हुई, लेकिन द गार्जियन की कैथ क्लार्क ने महसूस किया कि उनका अभिनय कुछ अच्छे प्रदर्शनों में से एक था। 132 अगस्त 2025 में यह घोषणा की गई कि फारिस स्कैरी मूवी फ्रैंचाइजी की छठी किस्त में सिंडी कैंपबेल के रूप में अपनी भूमिका में वापस आएंगी। 133 फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2025 में शुरू हुई और 5 जून 2026 को रिलीज होगी। 134 उनकी अन्य आगामी परियोजनाओं में एंड्रयू निकोल की फिल्म आई ऑब्जेक्ट, मेलानी लिंस्की की जगह और जॉन लुकास और स्कॉट मोर की कॉमेडी फिल्म स्पा वीकेंड शामिल हैं। 135, 136 मीडिया छवि 2014 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के प्रीमियर में फारिस। अपने करियर के दौरान कई प्रकाशनों ने फारिस को अपनी पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली हास्य अभिनेत्रियों में से एक बताया है। 99, 137, 138 कॉस्मोपॉलिटन पत्रिका ने उन्हें 2010 में कॉस्मो की फन फियरलेस फीमेल ऑफ द ईयर नाम दिया। 139 और टैड फ्रेंड ने द न्यूयॉर्कर में उन्हें हॉलीवुड की सबसे मौलिक हास्य अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया। 16 वल्चर के एक लेख में फारिस को अपनी पीढ़ी की गोल्डी हॉर्न कहा गया है और उनकी तुलना अक्सर हास्य कलाकार ल्यूसिल बॉल से की जाती है। 140, 141 द रैप ने बॉल से उनकी तुलना करते हुए कहा कि अभिनेत्री बेहतरीन टाइमिंग रखती हैं और दिल खोलकर हंसाने के लिए गरिमा को भी त्यागने से नहीं डरती।
142, जबकि एनपीआर ने उन्हें हॉर्न की उत्तराधिकारी, एक आधुनिक ल्यूसिल बॉल जो किसी भी चीज के लिए तैयार रहने के जुनून और स्लैपस्टिक और चेहरे बनाने की कला में माहिर है, के रूप में वर्णित किया। 143, हालांकि उनकी कुछ फिल्मों की समीक्षकों ने कड़ी आलोचना की है या वे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं, फिर भी फारिस को उनमें से अधिकांश में उनके अभिनय के लिए अक्सर सराहा जाता है। एवी क्लब ने एक बार कहा था कि फारिस को स्क्रीन पर देखना आनंददायक है और उन्हें एक प्रतिभाशाली मिलनसार हास्य कलाकार बताया, जो कई खराब फिल्मों में भी सबसे बेहतरीन तत्व साबित होती हैं। 144 स्लेट पत्रिका की डाना स्टीवंस ने फारिस की फिल्म व्हाट्स योर नंबर की समीक्षा में लिखा, जितनी भी समकालीन हास्य कलाकारों के बारे में मैं सोच सकती हूं, उनमें से फारिस हंसी के लिए कुछ भी करने की इस निडरता का प्रदर्शन करती है। उन्हें ऐसी फिल्म में देखना अद्भुत होगा जो उनकी इस दिलेरी की सीमाओं को परखे, न कि उन्हें इसे दबाने के लिए मजबूर करे। 145 लॉस एंजल्स टाइम्स ने टिप्पणी की कि स्माइली फेस अभिनेत्री के लिए यह दिखाने का एक अवसर था कि वह अक्सर प्रफुल्लित करने वाले लगातार दुस्साहस से बनी एक फिल्म को संभाल सकती है, चाहे फारिस की जेन कितनी भी बेतुकी या मूर्खतापूर्ण तरीके से व्यवहार करे, वह आनंददायक रूप से आकर्षक बनी रहती है। फारिस के निडर हास्य कौशल और उनकी चमकदार सुनहरे बालों की सुंदरता की ताजगी ऐसी ही है। 146, अपने करियर के दौरान फारिस कई पत्रिकाओं के कवर पेज और फोटोशूट में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने सितंबर 2000 में रेगन पत्रिका के कवर पेज की शोभा बढ़ाई और उसके बाद के वर्षों में प्लेबॉय, सेल्फ, रेड बुक, गुड हाउसकीपिंग, परेड, वीमेंस हेल्थ, पेपर, कॉस्मोपॉलिटन आदि पत्रिकाओं की सूची में भी जगह बनाई। 147, उन्हें जून 2001 में GQ UK के यंग हॉलीवुड के सचित्र अंक में दिखाया गया था। उन्हें 2004, 2009, 2010 और 2011 में मैक्सिम पत्रिका की हॉट 100 सूची में क्रमशः 57वें, 39वें, 42वें और 44वें स्थान पर रखा गया था। 148, 149, 150, 2009 में उन्हें FHM की दुनिया की 100 सबसे सेक्सी महिलाओं की सूची में 60वें स्थान पर रखा गया था और 2010 में उसी सूची में 96वें स्थान पर रखा गया था। आस्कमैन ने भी उन्हें 2009 की दुनिया की 100 सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में 78वें स्थान पर रखा था। निजी जीवन 2011 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फारिस अपने तत्कालीन पति क्रिस प्रैट के साथ 1999 की इंडी स्लेशर फिल्म लवर्स लेन के सेट पर मुलाकात के तुरंत बाद फारिस ने अभिनेता बेन इंदिरा को डेट करना शुरू कर दिया। 151, उन्होंने जून 2004 में शादी कर ली। 152, फारिस ने अप्रैल 2007 में सुलह न हो पाने वाले मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। 153, फरवरी 2008 में हुए तलाक समझौते के तहत उन्होंने अन्य संपत्ति और अभिनय रॉयल्टी के अलावा इंदिरा को $9 लाख का भुगतान करने पर सहमति जताई। 154, इंदिरा से तलाक के दौरान और द हाउस बनी की शूटिंग के बाद फारिस ने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाए, जिसका खुलासा उन्होंने अप्रैल 2011 में द न्यूयॉर्कर के साथ एक इंटरव्यू में किया था। 155, उन्होंने कहा कि यह करियर से जुड़ी बात नहीं थी, यह तलाक से जुड़ी बात थी। 155, और अपने संस्मरण अनक्वालिफाइड में याद किया कि वह पहले अपने स्तनों को लेकर असुरक्षित महसूस करती थीं। 156, 157, फारिस की मुलाकात अभिनेता क्रिस प्रैट से 2007 की शुरुआत में लॉस एंजल्स में फिल्म टेक मी होम टुनाइट के लिए टेबल रीडिंग के दौरान हुई थी, जहां उनके किरदार प्रेम प्रसंग में थे। 16, इसके तुरंत बाद उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। 2008 के अंत में उनकी सगाई हो गई। 158 और 9 जुलाई 2009 को इंडोनेशिया के बाली में एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। 159, 160, एक दोस्त की शादी के बाद अचानक ही उन्होंने भागकर शादी कर ली। 161, उनका एक बेटा है, जैक, जिसका जन्म
2012 में 9 सप्ताह पहले ही हो गया था और घर जाने से पहले उसने 1 महीना गहन चिकित्सा कक्ष में बिताया। 162, 163। यह परिवार लॉस एंजल्स के हॉलीवुड हिल्स में रहता था। 160, 6 अगस्त 2017 को दंपति ने अपने अलगाव की घोषणा की। 164, 165 और 1 दिसंबर 2017 को तलाक के लिए अर्जी दी। 166, 16 अक्टूबर 2018 को यह घोषणा की गई कि इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। 167, सितंबर 2017 में फॉरेस्ट ने कथित तौर पर सिनेमैटोग्राफर माइकल बैरेट को डेट करना शुरू किया, जिनसे उनकी मुलाकात फिल्म ओवरबोर्ड पर काम करते समय हुई थी। 168, फरवरी 2020 में जेम्स कॉर्डन के साथ द लेट लेट शो में उपस्थिति के दौरान उन्होंने अपनी सगाई की अफवाहों की पुष्टि की। 169, 2021 में उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने वॉशिंगटन राज्य में एक कोर्ट हाउस समारोह में शादी कर ली थी। 170, 2019 में थैंक्सगिविंग डिनर के दौरान फारिस और उनके मेहमानों ने लेक ताहो में एक किराए के कॉटेज में रहस्यमय स्वास्थ्य लक्षणों का अनुभव किया। स्थानीय प्राथमिक प्रतिक्रियाकर्ताओं ने कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर अनुशंसित अधिकतम से 6 गुना अधिक पाया। 171, 8 जनवरी 2025 को फारिस ने पैलिसेड्स फायर के कारण लॉस एंजल्स के पैसिफिक पैलिसेड्स में अपना घर खो दिया। 172, परोपकार 2015 में फारिस और उनके तत्कालीन पति ने वंचित बच्चों को चश्मा उपलब्ध कराने वाली एक संस्था को $10 लाख दान किए। यह दान कथित तौर पर फारिस के उस बेटे से प्रेरित था जो समय से पहले पैदा हुआ था और दृष्टिबाधित था। उन्होंने लॉस एंजल्स के सीडर्स सिनाई मेडिकल सेंटर की नवजात गहन चिकित्सा इकाई को भी दान दिया और मार्च ऑफ डाइम्स का समर्थन किया, जो समय से पहले जन्मजात विकारों और शिशु मृत्यु दर को समाप्त करने के लिए काम करता है। 173, 2017 में अन्ना फारिस, एलिसन जेनी और चक लोरे ने फॉर योर कंसिडरेशन एमी अभियान के बदले में प्लान्ड पेरेंटहुड लॉस एंजल्स को संयुक्त रूप से $2,50,000 का दान दिया। 174, 2021 से फारिस ने ग्लोबल अलायंस टू प्रिवेंट प्रीमैच्योरिटी एंड स्टिलबर्थ GAPPS का समर्थन किया है, अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया खातों और अपने पॉडकास्ट के माध्यम से धन जुटाने को बढ़ावा दिया है। रेजिना ली हॉल, जन्म 12 दिसंबर 1970, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्होंने कॉमेडी हॉरर फिल्म श्रृंखला स्कैरी मूवीज में ब्रेंडा मीक्स की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि हासिल की और तब से उन्होंने फिल्म और टेलीविजन दोनों में कॉमेडी और ड्रामा सहित कई विपुल भूमिकाओं में अपना करियर बनाया है। 2018 में हॉल फिल्म सपोर्ट गर्ल्स में अपने अभिनय के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी बनी। हॉल ने अपनी पहली फिल्म द बेस्ट मैन 1999 से अभिनय की शुरुआत की और इसके सीक्वल द बेस्ट मैन हॉलिडे 2014 में भी वही भूमिका निभाई। उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में लव एंड बास्केटबॉल 2000, थिंक लाइक अ मैन 2012 और इसका सीक्वल थिंक लाइक अ मैन 2 2014, गर्ल्स ट्रिप 2017, द हेट यू गिव 2018 और वन बैटल आफ्टर अंदर 2025 शामिल हैं। टेलीविजन पर उन्होंने कॉमेडी ड्रामा सीरीज एली मैकबील 2001 से 2002, NBC पुलिस प्रोसीजर लॉ एंड ऑर्डर LA 2010 से 2011, कॉमेडी सीरीज ब्लैक मंडे 2019 से 2021 में अभिनय किया है और इस तरह की इनसिक्योर 2017 में निन्नी के रूप में दिखाई दी हैं। 2022 में उन्होंने एमी शूमेर और वांडा साइक्स के साथ 94वें अकादमी पुरस्कारों की सह मेजबानी की। प्रारंभिक जीवन हॉल का जन्म एक ठेकेदार और इलेक्ट्रीशियन पिता ओडी हॉल और एक शिक्षिका मां रूबी की बेटी के रूप में हुआ था। 3-4 इमैक्युलाटा हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद हॉल ने ब्रॉन्क्स में फोर्डहम विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने
1992 में संचार में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 5 बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1997 में पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। 7 कॉलेज के दिनों को याद करते हुए हॉल ने कहा, मुझे एक छात्रा होना बहुत पसंद था। अगर कोई मेरा किराया चुका देता तो मैं 75 साल की उम्र तक पढ़ाई कर सकती थी। मैं एक पेशेवर छात्रा होती। 5 वह एक प्रभावशाली करियर चाहती थी और लेखन या पत्रकारिता में करियर बनाने की कल्पना करती थी। लेकिन हॉल के स्नातक विद्यालय के पहले सेमेस्टर में उनके पिता की स्ट्रोक से मृत्यु के बाद सब कुछ पूरी तरह बदल गया। 8 यह अचानक हुआ, और मुझे लगता है कि जब जीवन में अचानक और दर्दनाक घटनाएं घटती हैं तो वे आपके जीवन की दिशा बदल देती हैं। हॉल ने कहा, जब आप युवा होते हैं तो आप जीवन की गंभीरता को नहीं समझते, लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जिसके साथ आपने अपना अधिकांश जीवन बिताया हो और आप युवा हों तो आप समझते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि मैं वास्तव में जीवन में क्या करना चाहती हूं। और मुझे पता है कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। 9 उन्होंने मनोरंजन उद्योग में अपना करियर शुरू किया, जिसकी शुरुआत सदात एक्स के 1996 के एल्बम वाइल्ड काउबॉयज के ट्रैक द इंटरव्यू में अतिथि भूमिका से हुई। आजीविका 1997 में हॉल 26 वर्ष की आयु में अपने पहले टेलीविजन विज्ञापन में दिखाई दी। उनके टेलीविजन करियर की शुरुआत सोप ओपेरा और लविंग में एक भूमिका और फॉक्स पुलिस ड्रामा न्यूयॉर्क अंडरकवर में अतिथि भूमिकाओं से हुई। उन्होंने 1999 की फिल्म द बेस्ट मैन में कैंडी की भूमिका निभाई। उन्होंने कैंडेंस कैंडी स्पार्क्स के किरदार से दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ी। हॉल ने बताया, यह मेरी पहली फिल्म थी। मैं इसमें सना लाथन से मिली और हमने साथ में लव एंड बास्केटबॉल की, जो मेरी दूसरी फिल्म थी। और फिर उस समय मैं लॉस एंजल्स में रहने के लिए आई थी और इससे मुझे तीसरी और चौथी फिल्म करने का मौका मिला। और यह वास्तव में एक बड़ी बात थी क्योंकि मैं इससे पहले कभी किसी सेट पर नहीं गई थी। 10 हॉल को कॉमेडी हॉरर स्पूफ फिल्म स्कैरी मूवी और इसके सीक्वल स्कैरी मूवी 2, स्कैरी मूवी 3 और स्कैरी मूवी 4 में कामुक ब्रेंडा मीक्स की भूमिका और टीवी फिल्म डिसअपीयरिंग एक्ट्स में अभिनय से अधिक पहचान मिली। स्कैरी मूवी फिल्में उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध भूमिकाओं में से एक बन गईं। 11 2001 में हॉल को प्राइम टाइम ड्रामा एली मैकबील में कोरेटा लिप की भूमिका मिली, जो मूल रूप से कई एपिसोड में एक आवर्ती भूमिका थी, लेकिन शो के 5वें सीजन में इसे मुख्य किरदार बना दिया गया। एक साल बाद उन्होंने चार्ल्स स्टोन तीसरे द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा पेड इन फुल में अभिनय किया। तब से वह मैलिबूज मोस्ट वांटेड, किंग्स रैंसम और द हनीमूनर्स जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं में दिखाई दी हैं। 12 वह 2009 में लॉ अबाइडिंग सिटीजन फिल्म में दिखाई दी। 14 उन्होंने 2010 में डैनियल हैरिस और एरियल केबल की फिल्म मार्डी ग्रास में एक भूमिका निभाई। इसके फॉल 2010 डेब्यू से लेकर जनवरी 2011 में सीरीज के ओवरहॉल तक रेजिना हॉल ने लॉ एंड ऑर्डर एलए में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एवलिन प्राइस की भूमिका निभाई। 2012 में उन्होंने स्टीव हार्वे की फिल्म थिंक लाइक अ मैन में कैंडेंस हॉल की भूमिका निभाई, जो उनकी पुस्तक एक्ट लाइक अ लेडी, थिंक लाइक अ मैन पर आधारित एक रोमांटिक कॉमेडी थी। हॉल ने 2013 में अ बेस्ट मैन हॉलिडे में कैंडेंस स्पार्क्स के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। उनका मानना था कि पहले फिल्म की तुलना में किरदारों में बदलाव आया था। हॉल को लगा कि द बेस्ट मैन हॉलिडे उनके द्वारा पहले किए गए किसी भी सीक्वल से अलग थी, क्योंकि यह तत्काल नहीं थी और मूल फिल्म की रिलीज के 14 साल बाद आई थी। हॉल को लगा कि पहली फिल्म में शादी की खुशी थी और सीक्वल में वे छुट्टियों के लिए एक साथ आते हैं,
तो रिलीजिंग डेट के बारे में बात कर ले तो 5 जून 2026 को ये हमें देखने को मिलने वाली है। रनिंग लेंथ की बात कर ले तो 96 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ है। यूनाइटेड स्टेट में से बनाया गया है। बजट की बात कर ले तो 30 मिलियन का टोटल इसका बजट है। बाकी मैंने सारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आपको बता ही दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के साल पर सेट कर दीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।